पढ़ने वाले हैं कार्बन के रासायनिक गुण। तो बच्चों आपने देखा होगा कि ये सभी स्थानों पर पाए जाने वाले ये यौगिक हैं, जो कि जैसे कि भोजन, ईंधन एवं वस्तुएं। ठीक है, तो इनका रासायनिक गुण क्या होता है, ये किस तरीके से अपना नेचर प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं कि कार्बन का रासायनिक गुण किस तरीके से होता है और ये अपना लक्षण किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो कार्बन के रासायनिक गुण पढ़ने से पहले आपने देखा होगा, हमने कार्बनिक यौगिक पढ़ा है। कार्बनिक यौगिक में आपने क्या क्या पढ़ा है, तो आपने कार्बनिक यौगिक में क्या पढ़ा है, एल्केन पढ़ा है। ठीक है, एल्केन के साथ साथ आपने एल्कीन पढ़ा है। ठीक है, एल्कीन के साथ साथ आपने एल्काइन पढ़ा है। ठीक है, और एल्काइन के साथ साथ आपने क्या पढ़ा है, क्रियात्मक समूह पढ़ा है। क्या पढ़ा है, क्रियात्मक समूह पढ़ा है। समझ में आया कि नहीं आया? जहां पर आप देख रहे थे कि एल्केन जो होता था CnH2n+1 होता था। ठीक है, CnH2n+2 हुआ करता था। एल्कीन जो है CnH2n हुआ करता था, और CnH2n-2 ये जो होता है एल्काइन हुआ करता था। और क्रियात्मक समूह जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के पाए जाते थे, जिसमें से आपने देखा होगा अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये चीजें हमने पढ़ ली थी। अब अगला जो है, इनका रासायनिक गुण किस तरीके से होता है, ये अपना रासायनिक गुण किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इनका जो पहला रासायनिक गुण है वो क्या है, दहन। जब हम किसी भी कार्बनिक यौगिक को हम क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में जलाते हैं। क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में हम जलाते हैं तो हमें क्या मिलती है, उष्मा मिलती है, और क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो यहां पर यदि आप देखोगे, कार्बन अपने सभी अपरूपों में ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ उष्मा एवं प्रकाश देता है। मतलब यदि हम कार्बनिक यौगिक में से कार्बनिक यौगिक को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, तो ये हमें क्या प्रदान करता है, उष्मा एवं प्रकाश प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कार्बन, और इसको हम ऑक्सीजन के साथ उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये हमें क्या प्रदान करता है, CO2। ठीक है, इसी तरह से साथ में और क्या देता है, उष्मा देता है। क्या देता है, उष्मा एवं प्रकाश। अब इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास क्या है, CH4 जिसको हम बोलते हैं मीथेन, इसका हम क्या करते हैं, दहन करते हैं, तो ये हमें क्या देगा, CO2 देगा, साथ में क्या देगा, 2H2 देता है। ठीक है, और साथ में ये क्या देखता है, प्रकाश भी प्रदान करता है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि यदि हम कार्बनिक यौगिक को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्रदान करता है बेटा, उष्मा एवं कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ साथ प्रकाश भी प्रदान करता है। दूसरी इसकी रिएक्शन है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया में यदि हम देखते हैं तो जो कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक इसमें क्या है, एल्कोहल। यदि हम एल्कोहल को क्या करते हैं, एल्कोहल क्या होता है, एथेनॉल जिसे हम देखते हैं, तो एल्कोहल क्या होता है, ROH होता है। एल्कोहल को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, तो हमें क्या देता है, यह है प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ठीक है, जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया बेटा, अल्कोहल की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करता है, तो हमें क्या मिलता है, KMnO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ध्यान से समझिएगा, यहां पर मिलेगा RCOOH मिलता है। क्या मिलता है, RCOOH मिलता है। कैसे मिलता है, तो जरा देखिए,
जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है एथाइल एल्कोहल है, CH जो है CH3OH है, इसकी रिएक्शन हम O के साथ कराते हैं। यहां पर मान लीजिए हमने C2H5 लिया है, ठीक है, C2H5 लिया है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। प्रेजेंस ऑफ KMnO4 या KOH के साथ, ठीक है, किसके साथ? KOH के साथ, ठीक है। अब यहां पर यदि हम देखते हैं कि जब हम इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है, ध्यान रखना, कौन? अल्कोहल, तो ये देता है CH3COOH हमें प्रदान करता है, साथ में ये क्या देता है? H2O प्रदान करता है, ठीक है। H2O कैसे देगा? तो यहां पर यदि आप देखोगे तो ये टूटता है CH3CH2OH में टूटता है, ठीक है। तो यहां पर H2O ये बाहर चला जाता है, तो क्या बचा? CH3COOH बचता है। इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल बोलते हैं। एसिटिक अम्ल बोलते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। समझ में आया कि नहीं है? वही चीज यहां पर भी हमने समझाया है, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि हमने अल्कोहल का अभिक्रिया जो है किससे कराया? ऑक्सीकरण कराया, तो हमें क्या मिलता है? एसिटिक अम्ल मिला। तो भाई ऑक्सीजन से जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का अलग होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीकृत करने के लिए पदार्थ को ऑक्सीकारक कहा जाता है, यानी जो ऑक्सीकरण में हेल्प करता है, जो ऑक्सीकरण कराता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं, ठीक है। अगला यदि हम बात करते हैं योग या संलयन अभिक्रिया। योग क्या है? जुड़ना। योग क्या है? जुड़ना। तो देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त कार्बनिक यौगिक किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग करके नया उत्पाद या योगात्मक अभिक्रिया, है ना, उत्पाद देता है, यह योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है? द्विबंध हो सकता है या त्रिबंध हो सकता है, ठीक है। जब द्विबंध हो या त्रिबंध हो तो ऐसे जो यौगिक होते हैं वो क्या करते हैं? योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पर है एल्कीन। क्या है? एल्कीन। यदि हम एल्कीन की अभिक्रिया जो है, किसकी अभिक्रिया? एल्कीन की अभिक्रिया, ध्यान रखिएगा। यहां पर हम देखेंगे तो देखो हमारे पास एल्कीन क्या है? मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। यहां पर क्या है? ये क्या है बेटा? एथीन है। एथीन है। एथीन की अभिक्रिया यदि हम हाइड्रोजन के साथ निकिल की प्रेजेंस में कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? निकिल की प्रेजेंस में कराते हैं, तो यहां पर हमें 2 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। कितने हाइड्रोजन लेना पड़ेगा? 2 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहां पर 2 हाइड्रोजन H2 के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? H2 के साथ। किसकी प्रेजेंस में? निकिल की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? निकिल के प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है। Ni की प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? तो देखें, एक हाइड्रोजन यहां चले जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां चलेगा, तो क्या मिलेगा? CH3 तो क्या मिल गया? C2H6, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा? एथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथेन। एथेन। तो यहां पर यदि आप देखोगे कि अल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर हमें अल्केन प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना,
एल्कीन की अभिक्रिया, एल्कीन की अभिक्रिया, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ Ni की उपस्थिति में कराने पर अल्केन प्राप्त होता है। क्या होता है? एल्केन प्राप्त होता है। इन्हें चीजें समझ में आ गई कि नहीं? पक्का? चलिए आगे। अगला क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो देखो इसमें क्या होता है, जो कम क्रियाशील यौगिक तत्व होता है वो अधिक क्रियाशील तत्व से क्या होता है? विस्थापित हो जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन परमाणुओं को अन्य परमाणुओं जैसे क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है? CH4 है। CH4 को हम क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं। इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे? क्लोरीन के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? क्लोरीन के साथ कराएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्लोरीन क्या करता है? यहां पर क्लोरीन क्या करेगा? इससे रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, किससे? CH4 से। किसमें कराते हैं? सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहां पर जो है एक Cl इसको लेकर जाएगा यानी HCl बनाएगा और दूसरा जुड़ जाएगा, क्या बनाएगा? CH3Cl। तो यहां पर ये मेथेन है, तो ये क्या हो गया? मैथिल क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाता है? मैथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। क्लोराइड का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। समझ में आया? तो यहां पर आप देख रहे हो कि जब हम एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हमें मैथिल क्लोराइड मिलता है। क्या मिलता है? मैथिल क्लोराइड। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन। कैसे? कि यहां पर देख रहे हो ये क्लोरीन जो होता है, ये क्लोरीन जो होता है ये क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को विस्थापित करके खुद स्थान ग्रहण कर रहा है। तो यहां पर यह अभिक्रिया किसको दर्शाता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बेटा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया को ये दर्शाता है। इन्हें समझ में आया कि नहीं आया? अगला, तो ये थी क्या? कौन सी अभिक्रियाएं थी? कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब यदि हम देखें कार्बनिक यौगिक में कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, आपके लिए भी, जिसमें से एक है अल्कोहल। अल्कोहल आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल क्या है। ठीक है, तो अल्कोहल एक तरह से क्या है? कार्बनिक यौगिक ही है जिसका फॉर्मूला जो होता है OH होता है। क्या होता है? OH होता है। ठीक है, और इसका सामान्य जो नाम होता है अल्कोहल को तो अल्कोहल ही बोलते हैं। और यहाँ पर यदि एथेनॉल यदि देखोगे तो इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH होता है। एथेनॉल जो है ये क्या है? इसका कॉमन नेम है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? CnH2n+1OH होता है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है अल्कोहल का तो क्या होता है? CnH2n+1OH होता है। ये किसका फॉर्मूला है भाई? अल्कोहल का रासायनिक। निर्माण क्या होता है? अल्कोहल का निर्माण गन्ने के रस से प्राप्त सिरे के किण्वन द्वारा। किण्वन का मतलब क्या होता है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन द्वारा क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं भौतिक गुण, एथेनॉल एक रंगहीन द्रव है जिसका क्वथनांक कितना होता है? 351 केल्विन होता है। ध्यान रखना, एथेनॉल क्या है? एक तरह से रंगहीन द्रव है, इसमें कोई कलर नहीं होता है और इसका जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? 351 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला, यह जल में सभी अनुपात में मिश्रित होता है। मतलब ये क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। कौन? अल्कोहल। अगला, इसका गलनांक जो होता है वो 156 डिग्री केल्विन होता है। कितना होता है?
156 केल्विन होता है। तो बेटा ये क्या है, भौतिक गुण। अब इसका रासायनिक गुण क्या है, तो सोडियम के साथ अभिक्रिया, एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर, ध्यान रखना, एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ हम कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो एथेनॉल C2H5OH है, इसकी अभिक्रिया हम क्या करते हैं, सोडियम के साथ कराते हैं, Na के साथ। तो यहां पर क्या होता है, ध्यान रखिएगा, यहां पर होता है ये कि यहां पर मिलेगा आपको क्या, C2H5ONA, ठीक है, साथ में आपको क्या मिलता है, H2। तो यहां पर 2 सोडियम लगेगा, 2 H2O होगा, तो यहां पर ये 2 रिएक्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखोगे तो ये 2 H2 हाइड्रोजन गैस ये मिल गई, और ये क्या है, एथेनॉल। क्या है बेटा, एथेनॉल है, एथेनॉल है। तो यहां पर ये आ जाएगा यहां पर, और यहां से ये हाइड्रोजन जो है निकल जाएगी, तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन करेगा, और ये क्या होता है, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड होता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो सोडियम जो होता है ये अपना कैरेक्टर शो कर रहा है किससे, इसमें, ठीक है। आगे यदि हम देखते हैं निर्जलीकरण, निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, जल का निकलना। तो यदि हम देखिए यहां पर आपने देखा कि जब हम सोडियम की अभिक्रिया, एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सोडियम एथॉक्साइड, और साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। अब इस हाइड्रोजन गैस का हम जो परीक्षण है ये मैं आपको बता चुका हूं, ये कहां पर, चैप्टर नंबर 2 में हमने बताया है, एसिड बेस एंड सॉल्ट में, ठीक है। 2 में हमने बताया है कि जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो हम क्या करते हैं, इसके पास यदि हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो क्या होता है, उससे फट फट की आवाज निकलती है ना, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस अभिक्रिया से क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि सोडियम तथा एथॉक्साइड हाइड्रोजन गैस पटाखे जैसे ध्वनि के साथ क्या होती है, जलती है। समझ में आया कि नहीं। अगला क्या है, निर्जलीकरण। अब निर्जलीकरण क्या होता है, देखिए जैसे हमारे पास C2H5OH है ना, इसको हम क्या करेंगे, गर्म कर देंगे। क्या कर देंगे, गर्म करेंगे। कितने डिग्री सेल्सियस पे करेंगे, 443 केल्विन पे जब हम इसको गर्म करते हैं तो इससे क्या होता है, पानी निकल जाता है, H2O बाहर आ जाता है। क्या निकल जाता है, H2O बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या बनता है, ध्यान रखना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा, क्योंकि यदि आप देखोगे तो यहां से पानी पूरी तरीके से निकल आया, जब पानी यहां से निकल आएगा तो क्या बचा, CH2 एंड CH2। तो यहां पर यदि आप देखोगे तो ये क्या होता है, एथेनॉल होता है। क्या होता है बच्चा, एथेनॉल। तो एथेनॉल को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है। क्या मिलता है बेटा, एल्कीन मिलता है ना। तो एथेनॉल का जब हम जलीकरण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है, साथ में हमें क्या मिलता है, जल मिलता है। जल बाष्प इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जल बाष्प बोलते हैं। समझ में आए, वाटर वेपर बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया, पक्का। तो यहाँ पर निर्जलीकरण में हम क्या करते हैं, यौगिक में जल के अलग करने वाली अभिक्रियाएं निर्जलीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसमें हम 443 तापमान पर एथेनॉल को, है ना, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, है ना, H2SO4 के साथ, है ना। तो एथेनॉल निर्जलीकरण होकर एथीन बनाता है, यानी यहाँ पर H2SO4 की क्या लेते हैं हम, उपस्थिति लेते हैं। क्या लेते हैं, उपस्थिति लेते हैं ना। समझ में आया कि नहीं है। तो हमें क्या देता है, एल्कीन देता है। अगला हम उपयोग कहाँ करते हैं, अल्कोहल का उपयोग आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे बेवड़े लोग करते हैं, है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसको हम पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं। इसका कई सारे पर्पस होते हैं इसको बनाने का और इसका उपयोग का, ठीक है। तो एथेनॉल का उपयोग अस्पतालों में घावों, ठीक है, यानी जो कोई इंजरी हो जाती है, घावों को, सुई लगाने वाले सिरंजों को रोगाणुहीन करने के लिए
किया जाता है, मतलब स्टेराइल करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, अल्कोहल का उपयोग करते हैं। अगला क्या है, एथेनॉल का उपयोग बियर, वाइन तथा शराब जैसे पेय पदार्थ बनाने में करते हैं, ध्यान रखना। तो एथेनॉल का उपयोग हम क्या किसमें करते हैं, बियर बनाने में, वाइन बनाने में, और शराब जैसे पदार्थों को हम ड्रिंकिंग सब्सटेंस बनाने में उपयोग करते हैं। एथेनॉल का उपयोग ईंधन, ध्यान रखना, हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं और विलायक के रूप में भी उपयोग करते हैं। अगला क्या है, एथेनॉल का उपयोग अनेक उपयोगी दवाओं यानी मेडिसिन को बनाने में किया जाता है, जैसे टिंचर, ठीक है, टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप और टॉनिक आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर देख रहे हैं कि एथेनॉल को मल्टीपर्पस में हम उपयोग कर रहे हैं, कई तरह से इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें जैसे आपने देखा कि इसको हम जो है, जो अस्पतालों में इक्विपमेंट यूज होते हैं उनको स्टेराइल करने में उपयोग किया जा रहा है, बियर, वाइन, विस्की और जो है दारू बनाने में, जिसको हम बोलते हैं अल्कोहल बनाने में किया जा रहा है, इसको हम ईंधन के रूप में, विलायक के रूप में उपयोग कर रहे हैं, और इसको हम जो है दवाइयों के रूप में जैसे टिंचर बनाने में, आयोडीन विलयन बनाने में, और साथ में जो है कफ सिरप और टॉनिक बनाने में भी उपयोग करते हैं। तो बेटा ये क्या हो गया, अल्कोहल का उपयोग हो गया। तो ये किसके बारे में हमने देखा, अल्कोहल के बारे में, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई। अगला जो है एथेनॉइक अम्ल, जैसा आपने देखा अल्कोहल ऐसे एथेनॉइक अम्ल भी ये अपना एक अलग इंपॉर्टेंस प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यहां पर देखोगे एथेनॉल साधारणतः एसिटिक अम्ल नाम से जानते हैं, यानी एथेनोइक एसिड को हम जनरल जो है CH3COOH जिसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल बोलते हैं, इस रूप में जानते हैं, ठीक है। इसका 3 से 4% भाग जली विलयन सिरका कहलाता है, ध्यान रखना, जिसे हम बोलते हैं विनेगर कहते हैं। यानी एसिटिक अम्ल का 3 से 4% जली विलयन जो होता है वो क्या कहलाता है, विनेगर कहलाता है, ठीक है। किसका बेटा, एथेनोइक अम्ल का। अब अगला क्या है, भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। जैसा कि अभी आपने देखा कि ये भी एक अपना अलग ही फीचर, एक अलग लक्षण जो होता है प्रदर्शित करता है, कौन, अल्कोहल, सॉरी एथेनोइक। एथेनोइक अम्ल एक रंगहीन एवं तीक्ष्ण गंधयुक्त द्रव होता है, ठीक है। मतलब ये क्या होता है बेटा, इसमें कोई कलर नहीं होता है लेकिन इसमें गंध जरूर होता है। जैसे आप देखोगे अल्कोहल है, अल्कोहल में क्या होता है, आपको बिल्कुल पानी जैसा दिखेगा लेकिन उसमें गंध होती है, ठीक है। ऐसे ये भी क्या है, ये क्या है, रंगहीन है, और कैसा है बेटा, रंगहीन है, और कैसा है, गंधयुक्त है, ठीक है। इसका गलनांक जो होता है 290 केल्विन होता है, किसका, एथेनोइक एसिड का, ठीक है। इसका क्वथनांक जो होता है 291 केल्विन होता है। जल के सभी अनुपातों में विलय होता है, मतलब ये जल में घुलनशील होता है। बर्फ के समान जमे हुए एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है, और यह जल मुक्त होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि बर्फ के समान जुड़े हुए यानी जमे हुए एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल अम्ल जो है कहा जाता है। ध्यान रखें, यह HCl से निर्बल परंतु अल्कोहल से प्रबल अम्ल होता है, ध्यान रखना। मतलब क्या कहा गया कि जो एसिटिक अम्ल होता है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जो होता है कमजोर होता है, वीक होता है, और जो अल्कोहल से क्या होता है, प्रबल होता है, यानी अल्कोहल से ज्यादा खतरनाक होता है। आगे यदि हम देखते हैं रासायनिक गुण, इसके रासायनिक गुण होता है, क्या होता है, यदि हम जो है एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया यानी CH3COOH की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं तो हमें जो है सोडियम एथॉक्साइड ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर CH3COONA+H2 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज हो गई, क्या हो गई कि यहाँ पर यदि आप देखोगे तो क्या होता है, जब हम सोडियम की एथेनोइक एसिड की अभिक्रिया सोडियम के साथ करते हैं तो सोडियम एथेनोइक अम्ल जो है हमें मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जो हम प्रेजेंस लेते हैं वो किसका लेते हैं, मैग्नीशियम या सोडियम का लेते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं, यहाँ तो ये क्या है, अम्लीयता, जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी। अगला क्या है, लवण के साथ अभिक्रिया, यानी यदि हम मान लीजिए एसिटिक अम्ल CH3COOH की अभिक्रिया हम किसके साथ करते हैं, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, और ये क्या है, एथेनोइक एसिड।
ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया जब हम इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ध्यान से समझिएगा। CH3 COO Na H2O मिलता है। यहाँ पर ये सोडियम जो होता है इसके साथ चला जाता है और यहाँ पर H2O जो होता है, H2O जो होता है ये बाहर आ जाता है, तो ये बनाता है। समझ में आया? तो वही है, लवण से अभिक्रिया करने पर लवण और जल बनता है, जिसमें सोडियम क्या होता है, ये अभिक्रिया हो गई। यानी जिसमें आप देख रहे हैं एथेनॉइक एसिड है और सोडियम के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो ये क्या बना रहा है ना। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो हम क्या देख रहे हैं, लवण की अभिक्रिया। अगला क्या है, एस्टरीकरण। एस्टरीकरण का मतलब क्या होता है, एस्टर का फॉर्मेशन, ROR, ठीक है। यानी ROR में यदि हम देखते हैं तो एस्टरीकरण होता है CH3COOH की अभिक्रिया यदि हम देखते हैं किसके साथ कराते हैं, CH3COOH के साथ कराते हैं। ठीक है, किसके साथ कराते हैं, CH3COOH के साथ, या कि इसी को यदि हम देखें तो C2H5OH के साथ करा दो। ठीक है, तो यहां पर जब कराओगे तो यहां पर क्या होता है, H2O बाहर आ जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, ये बाहर आ जाएगा H2O। तो यहां पर आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा, ध्यान से समझिए, यहां पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3COO, ठीक है, C2H5+H2O। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। तो एस्टर की फॉर्मेशन के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण बोलते हैं। एस्टर निर्माण की विधि को हम क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? अगला जो है एसिटिक एसिड के लक्षण या गुण। एथेनॉइक अम्ल सिर के रूप में अचार, चटनी, टमाटर की चटनी तैयार करने में तथा खाद्य परीक्ष जो है खाद्य परिरक्षक के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग। परिरक्षक का मतलब क्या होता है, खाद्य परिरक्षक का मतलब क्या होता है, खाद्य परिरक्षक का मतलब होता है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं खाद्य परिरक्षक। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम देखा होगा घरों में अचार जब डालते हैं तो अचार में ऊपर से क्या डाल देते हैं, तेल, ऑयल बिल्कुल जो है अचार से ऊपर भरा हुआ दिखाई देता है। क्यों, जिससे उसमें कोई माइक्रोब्स जो है डेवलप ना हो, इसलिए क्या करते हैं, ऊपर से क्या डाल देते हैं, तेल डाल देते हैं, या कि क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं। ठीक है, तो जिससे उसमें जो है जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप नहीं हो सकता है, विकसित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से। अगला, एथेनॉइक अम्ल को सेलुलोज एसीटेट बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो एक महत्वपूर्ण कृत्रिम रेशा है। ठीक है, तो एथेनॉइक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है, सेलुलोज एसीटेट बनाने में। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बनाने में बेटा, सेलुलोज एसीटेट। अगला क्या है, एथेनॉइक अम्ल का प्रयोग एसीटोन और सुगंधों में प्रयुक्त एस्टरों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो एथेनॉइक एसिड का और उपयोग कहाँ किया जाता है, एसीटोन या प्रोपेनॉन, है ना, और सुगंधों को प्रयुक्त करने में उपयोग किया जाता है। एथेनॉइक अम्ल का उपयोग हम और कहाँ करते हैं बेटा, तो एथेनॉइक अम्ल को रंजकों के उपयोग में यानी डाई के उपयोग में करते हैं, प्लास्टिक में उपयोग करते हैं, प्लास्टिक बनाने में यूज करते हैं, और जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती हैं जिनमें औषधियां बनती हैं उनमें हम उपयोग करते हैं। फिर एथेनॉइक उपयोग का हम और कहाँ करते हैं, तो एथेनॉइक का उपयोग लेटेक्स जो है, लेटेक्स यानी वनस्पति दूध से रबर को संकदित करने में या जमाने में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये आपने देखा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के गुण। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं बेटा? अगला हमारा जो टॉपिक है, साबुन एवं अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट। तो आप जो है इन दोनों चीजों को, इन दोनों पदार्थों को सभी लोग जो है घरों में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। आप सभी को पता है कि ये दोनों तत्व यानी दोनों पदार्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साबुन जो है हम उपयोग करते हैं नहाने के लिए, है ना, और कुछ साबुनें ऐसी आती हैं जिनका उपयोग हम कपड़ा धोने के लिए उपयोग करते हैं।
लेकिन डिटर्जेंट का उपयोग मेनली जो है हम कई सारे प्रोडक्ट बनाने में और कई सारे चीजों में, खासकर सफाई में भी उपयोग करते हैं। इन्हें समझ में आया कि नहीं? अब ये साबुन और डिटर्जेंट होते क्या है? साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्लों, है ना, एसिटिक या ओलिक या जिसको हम बोलते हैं पॉमिटिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ध्यान रखना, ये लंबी श्रृंखला वाले क्या होते हैं? सोडियम एसिटेट या जिसको हम बोलते हैं ओलिक या पॉमिटिक अम्ल के क्या होते हैं? सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं? ध्यान रखना, ये किसकी बात की है? साबुन की। दूसरा क्या है? अपमार्जक। अपमार्जक रासायनिक रूप से लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। ध्यान समझिएगा, अपमार्जक क्या होते हैं? रासायनिक रूप से लंबी श्रृंखला वाले, यानी लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले, ठीक है, सल्फोनिक अम्ल के क्या होते हैं? सोडियम लवण होते हैं। अब ध्यान रखना, इन दोनों में फर्क क्या है? तो दोनों में जो क्रियात्मक समूह होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। इसमें और लंबी एल्केन श्रृंखला के ऋणात्मक सिरे पर कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे COOH की जगह में सल्फोनिक अम्ल समूह जो होता है आ जाता है। ठीक है, इनका हम उपयोग कहाँ करते हैं? सफाई कार्य के लिए साबुन अपेक्षाकृत अपमार्जक से अधिक प्रभावशाली होता है। ध्यान रखना, जब हम सफाई करते हैं तो साबुन जो होती है वो डिटर्जेंट से ज्यादा प्रभावशाली, ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि अपमार्जक जो होता है कैल्शियम 2 मैग्नीशियम आयनों के साथ अपक्षेपित नहीं देता, यानी अपक्षेप मतलब झाग नहीं देता है, जो जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी। मतलब जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है जल की कठोरता को बढ़ाते हैं, ठीक है, जबकि साबुन इन आयनों के साथ अपक्षेप देते हैं, इनके साबुन रहित भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें समझ में आया? मतलब ये है कि जो अपमार्जक है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होने के कारण ये क्या करते हैं? झाग उत्पन्न नहीं करते हैं। लेकिन जो साबुन होता है ये क्या होते हैं? झाग उत्पन्न करते हैं, और ये जो है डिटर्जेंट से बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं। अब हम साबुन और अपमार्जक का निर्माण कैसे करते हैं? तो जंतुओं तथा वनस्पति तेलों के वसा को, ध्यान रखना, किसके? जंतुओं के और वनस्पतियों के। अब जंतुओं के जैसे आपने सुअर का तेल देखा होगा, मछली का तेल देखा होगा, है ना, और कई तेल आते हैं जो जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, है ना। तो इनके जो तेल होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं, या कि हम किससे करते हैं? वनस्पतिक तेल। आपने डालडा नाम सुना होगा, है ना, और कई सारे वनस्पतिक तेल आते हैं जिनसे हम क्या करते हैं? उनके वसा के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर हम क्या करते हैं? साबुन प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। क्या करते हैं? साबुनीकरण कहा जाता है। वसा अथवा तेल प्लस एल्कली यानी एस्टर को हम क्या करते हैं? मिलाते हैं और रिएक्शन कराते, गर्म करते हैं, तो हमें साबुन, ग्लिसरॉल, वसा अम्लों के साथ साथ सोडियम एल्कोक्साइड प्राप्त होते हैं। अगला जो है साबुन, यदि आप देखोगे तो इस तरीके से कार्बन श्रृंखला होता है। इसमें दो भाग होता है, एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। अब जो हाइड्रोफोबिक होता है जल विरागी और जल स्नेही, तो इसकी जो पूंछ होती है ये जो होती है जल स्नेही होती है। जल स्नेही का मतलब होता है वाटर लविंग, यानी पूंछ को पानी से बहुत ज्यादा प्यार होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं वाटर लविंग। क्या बोलते हैं? वाटर लविंग। ठीक है, जल स्नेही क्या बोलते हैं? जल स्नेही बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? जल स्नेही होता है। और ये क्या होता है? जल विरागी होता है। जल विरागी का मतलब क्या होता है? जल से ये दूर भागता है, लेकिन ये पूंछ जो होता है जल के साथ क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए तत्पर होता है। तो यहाँ पर साबुन के दो अनुभागों से बना होता है, यानी साबुन जो होता है साबुन के अणु दो भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग जो लंबी हाइड्रोजन श्रृंखला होती है, अभी हमने बताया ये लंबी श्रृंखला होती है। दूसरा जो होता है COOH जो होता है आयनिक ग्रुप होता है। पूंछ जो होता है जिसको हम बोलते हैं पूंछ, प्रथम सिरा लंबी हाइड्रोजन जल विरागी होता है, अभी मैंने बताया। सिर दूसरा जो आयनिक होता है जल रागी होता है। ठीक है, इतना समझ में है? ये क्या होता है? जल स्नेही। ये क्या होता है? जल विरागी होता है। साबुन का
अनआयनिक भाग जल विरोध करता है तथा आयनिक भाग जो होता है जल रागी होता है। मतलब जो साबुन का निगेटिव चार्ज होता है, मान लीजिए ये क्या है, साबुन है, तो साबुन का ये वाला जो भाग होता है ये क्या होता है, जल विरागी होता है, जल विरागी होता है। विरागी का मतलब दूर भागता है, ठीक है, ठीक है, जल रागी। और ये क्या होता है, जल विरागी, जल रागी। समझ में आया कि नहीं? तो अगला क्या है, मिसेल। अब मिसेल क्या होता है, तो क्या होता है जब हम कपड़े को साफ करते हैं तो जो साबुन के पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो किसी भी तेल के बूंद या वसा के बूंद जो है, ड्रॉप्स जो है, उनके चारों तरफ एक खोला बना लेते हैं, घेरा बना लेते हैं, और उस संरचना को हम मेसेल कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पर ये जो है मान लीजिए तेल की बूंद है और इसके चारों तरफ ये क्या है, साबुन है, साबुन के कण है, साबुन के कण है, ठीक है। ये क्या करते हैं, घेरा बना लिए और इसे हम क्या बोलते हैं, मेसेल। साबुन को जल में विलय करने पर जल के कोलाइडी निलंबन के कारण कोलाइड बनता है, जिससे साबुन के अण परस्पर गुच्छे के रूप में एकत्रित होकर गोलाकार साबुन का मेसेल बना लेते हैं। साबुन के मेसेल में साबुन के अणु त्रिज्यी या अरी रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित। ये त्रिज्यी रूप से या अरी रूप से क्या होते हैं, इस तरीके से व्यवस्थित को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्यी या अरी रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन सिरे केंद्र की ओर और निर्दिष्ट होते हैं और आयनिक सिरे बाहर की ओर निर्दिष्ट होते हैं। मतलब ये जो आयनिक सिरे होते हैं ये बाहर की ओर होते हैं और ये क्या होते हैं, इनकी पूंछ जो होती है अंदर होती है, ठीक है। अगला, क्योंकि सिरों का पर ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब ये जो चार्ज होते हैं बाहर की ओर, ये जो है क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। साबुन अणुओं के हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जल विरोधी, मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, जल विरोधी होता है, जल का क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है, जल विरोधी होते हैं। अतः जल में अविलेय होते हैं, मतलब ये जो होते हैं ये जल में जो होते हैं, जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं, अविलेय। अविलेय का मतलब होता है, इसको बोला नहीं जा, परंतु साबुन अणुओं के आयनिक सिरे जो होते हैं जल रागी तथा जल आकर्षक होते, इस कारण जल में विलय होते, मतलब ये सॉरी ये जो है जल में विलय होते, जल में विलय होते। इन्हीं चीजें समझ में आए। तो ये हो गया क्या, मिसेल हो गया। मिसेल के रूप में साबुन अनेक वस्तुओं जैसे वस्त्र, शरीर, पात्र आदि स्वच्छ करने में सक्षम होते हैं। इस कारण से मिसेल के कारण जो है हम क्या करते हैं, कपड़ों को साफ करने के लिए यूज करते हैं, है ना, और जो है शरीर को साफ करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि तेली मेसेल केंद्र के एकत्र हो जाते हैं, विलेन में मिसेल कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयनित आकर्षण बल के कारण अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिसेल तैयार करने, है ना, करते मैल को आसानी से हटाए जा सकते हैं। ध्यान रखना, इसीलिए आप देखते हो कि हमारे बॉडी में या कपड़े में कितनी भी गंदगी हो उसको क्या करते हैं, यदि हम साबुन से या कि डिटर्जेंट से साफ करते हैं तो आसानी से क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। इन्हें समझ में आया कि नहीं? साबुन के मिसेल अपने बड़े आकार के कारण प्रकाश को प्रकर्णित कर देते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। इसीलिए क्या होता है, साबुन का जो घोल होता है वो कैसा दिखता है, बादल जैसे। जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं क्या होता है, मान लीजिए ये क्या है, कपड़ा है हमारा और इसमें ये ग्रीस लगी हुई है, ठीक है। अब इसमें जो है वाटर जो है उसके दो पार्टिकल होते हैं, यानी साबुन के दो पार्टिकल होते हैं, पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जल रागी, क्या होता है, जल रागी होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जल विरागी होता है। विरागी का मतलब क्या होता है, दूर भागता है, ठीक है। जिससे इसमें लगी हुई गंदगियां जो होती हैं, जब हम ब्रश मारते हैं इस तरीके से साफ करते हैं तो ये जब मिसेल बन जाता है तो इससे ये क्या होने लगता है, साफ होने लगता है। तो जैसे जैसे हम ब्रश को मारते हैं, क्लीन यानी चलाते हैं, उस तरीके से उस गंदगी को ये जो साबुन के पार्टिकल है या
डिटर्जेंट के पार्टिकल हैं उन धूल के कणों को अच्छी तरीके से क्या करते हैं, जमकर पकड़ कर रखते हैं और उन्हें साथ में लेकर बाहर आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, कपड़ा हमारा साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, मिसेल का निर्माण कर रहे हैं और ये कपड़ा क्या हो गया, साफ हो गया। क्या हो गया, साफ हो गया। इतना समझ में आए? तो ये प्रोसेस होती है साबुनीकरण। इतनी चीजें समझ में आई बच्चा कि नहीं आई? ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान दर्शाते हैं। ये प्रयोगशाला तक नहीं, हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग होने वाले एक यौगिक होते हैं। तो बच्चों, इसी तरह अपने इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए, अपनी पढ़ाई को निरंतर रखने के लिए और अच्छी तरीके से वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें और आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और अपने राय जरूर दिया करें कमेंट बॉक्स में। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।